गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। फिर के ये बातें हैं और ज़्यादा बातें नहीं। देखें, आप इसको देख लें, मैं बता दूं इसको, जो फैक्ट बातें हैं ले, कभी कभी इसे क्या हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है हैंग शायद। हाँ जी, तो आ जाओ। हाँ, फुल स्क्रीन ये थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आपको विजुअलाइजेशन क्लियर हो। देखिए जी, ये कंपेयर भले दिया हुआ, कंपेयर करके आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार में इधर का बता देता हूँ, एक बार में इधर का बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को आपको इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझो, ठीक है। और कम्युनिज्म जो आप समझोगे रसिया का एग्जाम्पल या चाइना का एग्जाम्पल लेकर, ठीक। डेमोक्रेटिक अभी इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट फॉर्म में है, प्रेसिडेंट फॉर्म नहीं है, पार्लियामेंट फॉर्म है। इंडिविजुअल लिबर्टी, सबको लिबर्टी दी गई है, लिबर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिक्स है यहाँ, कोई पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर तो है ही। जैसे पब्लिक सेक्टर में क्या कहोगे, जैसे ओएनजीसी हो गया आपका, और भेल हो गया, उसके अलावा क्या बोलूँ, लंबी चौड़ी पब्लिक सेक्टर का लिस्ट है। एसबीआई जितने बैंकिंग है क्या है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक ही तो है ना, पब्लिक सेक्टर है। फिर आपका बोल सकते हो बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल कैनेडा बैंक हो गया, इस पब्लिक सेक्टर में ही आते हैं। उसके अलावा क्या बोलूँ, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, लंबी चौड़ी है, छोड़ो वो छोड़ो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट, अपने यहाँ प्राइसेस फ्री मार्केट से डिटरमाइंड होता है ना, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगी। साथ साथ अपने यहाँ स्टेट का भी रोल है, मतलब सेंटर का भी रोल है, कंट्री का भी रोल है कि प्राइस को कंट्रोल करना, जैसे आरबीआई का काम है, तो उसको मिक्स है। तो यहाँ लिखा है मोस्ट प्राइसेस डिटरमाइन, मोस्ट प्राइसेस, ऑल प्राइसेस नहीं, मोस्ट प्राइसेस। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्स एंड बेनिफिट, तो जो इनकम होगा सरकार को, तो कैसे इनकम होगा, टैक्स से जरिए इनकम होगा, ठीक है। तो जो टैक्स सरकार कलेक्ट करेगी, जो फ़ी कलेक्ट करेगी, टोल फी करेगी, उनको फिर अल्टीमेटली लोगों तक ही पहुंचाती है ना, डिफरेंट स्कीम के जरिए। और रोड बना रही है, हेल्थ में पैसे खर्च कर रही है सरकार, एजुकेशन में पैसे खर्च कर रही है सरकार को, पैसा क्या आ रहा है, ये सबसे टैक्स से आ रहा है पैसा। तो फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्स एंड बेनिफिट, ये हुआ। तो लोगों से टैक्स लेकर, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो टैक्स ले रहे हैं, और गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। हालांकि टैक्स गरीब भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है गरीब टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गरीब भी कोई नमक खरीद रहा है अगर, तो नमक अब टाटा खरीद, तो नमक को जैसे कि हम दे रहे हैं नमक खरीदने एक पर 30 रुपये में, ठीक है। कंपनी को प्रोडक्शन में जो भी वो अपना प्राइस रखा 25 रुपये, तो 5 रुपये कहीं ना कहीं कंपनी जीएसटी दे रही है, तो जीएसटी हमसे ही ले रही है कंपनी, जीएसटी जोड़कर उसका दाम आ रहा है 30 रुपये, समझ गए। तो लोग अल्टीमेटली जो गरीब लोग हैं सब लोग टैक्स पे कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो इनकम टैक्स जो पे कर रहा है ओनली वही टैक्स पेयर है। मैं बता दूं, जो आदमी कोई टैक्स ऐसे इनकम टैक्स ना पे कर रहा हो, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे कर रहा हो, वेल्थ टैक्स नहीं पे कर रहा हो, प्रोफेशन टैक्स नहीं पे कर रहा हो, बाकी आप कह सकते सेल्स टैक्स नहीं पे कर रहा है, ऐसे जो भी कहने का मतलब जीएसटी के फॉर्म में टैक्स नहीं पे कर रहा हो, फिर भी वो टैक्स पे कर रहा है इनडायरेक्टली जीएसटी के फॉर्म में। देखो कंपनी वंपनी जिनका है वो तो जीएसटी ऐसे जीएसटी रिटर्न, जीएसटी बिल देते हैं, बना रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। देखिए कस्टमर जो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर जो गरीब लोग हैं वो भी कुछ खरीद रहे हैं,
दुकान से या मॉल से जीएसटी लग कर उनको पेमेंट करना है, तो वो भी टैक्स दे रहे हैं। मैं बता दूं, ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएटिव। लोकल वर्कर काउंसिल, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल का कंट्रोल कम हो, यहाँ भी वर्कर काउंसिल है या कह सकते हैं यूनियन है, ट्रेड है, ऐसे 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 ऐसे, ये डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव। पंचायती राज तो डिसेंट्रलाइजेशन का ही तो पार्ट है, नेक्स्ट देख सकते हो। सपोर्ट फॉर ट्रेड यूनियन एंड वर्कर, एग्जाम्पल मिनिमम वेजेज, तो यहाँ भी मिनिमम वेजेज एक्ट है, यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट है, तो वो से सब बना हुआ है। ब्रॉडली केनेशियन इकोनॉमिक पॉलिसी टू डील विथ रिसेशन। केनेशियन इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होता है कि जब रिसेशन आई, मंदी चली, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या सरकार का इंटरफेयर करेगी, सरकार लोगों को पैसे अधिक देगी कि लोग ज़्यादा लोगों को पैसा हो, ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करें, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा अल्टीमेटली आउटपुट बने, इकोनॉमिक ग्रोथ करे। वो केनेशियन का आइडिया होता है कि जब इकोनॉमिक मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, डिमांड नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लोग ना कोई डिमांड कर रहा है, ना कोई किसी को चाहत है, क्योंकि हम गरीब बने हुए, कुछ है नहीं। सरकार पैसा छापे और लोगों को पैसा हाथ में भर भर के दे। पैसा रहेगा तो खरीदने के लिए जाएंगे, खरीदने के लिए जाने के लिए खरीदने वाले और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो उनके पास भी कुछ पैसा रहेगा तभी तो प्रोडक्शन करेंगे। सबके हाथ में पैसा दो ताकि सब लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करे, वो होता है केनेशियन का आइडिया। और सरकार का इंटरफेयर, सरकार इंटरवेन करे, इन्हें क्या ऐसे ही मार्केट पर छोड़ दे कि ये लोग को जब डिमांड ज़्यादा करेंगे, मन बढ़ेगा, मन चाहत होगी ज़्यादा जो भी हो, तभी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। नहीं, जब इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन नहीं कर रहा हूँ, रिसेशन इतना आ जाए, मंदी आ जाए इतना, तो सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, वो होता है केनेशियन आइडिया। रिसेशन क्या होता है वो सब चीज़ मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊँगा। डिप्रेशन, रिसेशन, तो वो चीज़ अलग है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव मतलब इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा, कम इनकम वालों को कम टैक्स देते हैं ना, स्लैब बना हुआ 5%, 10%, 20%, ऐसे स्लैब 27%, ऐसे 18%, सॉरी 18%, 27% वाली स्लैब, इसमें आप आते हो तो स्लैब जो बना हुआ है, इतना से इनकम ज़्यादा होगा तो आपको 27% देना होगा, इतना से इनकम कम रहेगा तो 18%, इतना से इनकम कम रहेगा तो ऐसे परसेंट जो भी हो। तो ये हुआ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सब्सिडाइज हाउस बिल्डिंग, मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप बताया दोनों होगा। एंड हाउस बिल्डिंग, सब्सिडाइज हाउस बिल्डिंग, सरकार भी, जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सरकार कम पैसे पर लोगों को फ्लैट बेचती है। सर ये और बात है कि उसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से पैसा सरकार लेती है। रूम भी छोटे छोटे होंगे। ये हुआ सब्सिडाइज हाउसिंग, हाउस बिल्डिंग। एंड मेक यूज ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम बट ट्राई टू रिफॉर्म। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारा है जैसे उसको यूज करते हैं, बट हमेशा रिफॉर्म, डिफरेंट रिफॉर्म करते रहते हैं। एलपीजी रिफॉर्म हुआ, उसके बाद भी बार बार है जो कैसे होता है रिफॉर्म, कुछ न कुछ मेजर चेंजेज करते रहते हैं सरकार। ऐसे आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बीच बीच में इंटरफेयर करती रहती है कि भाई रेपो रेट क्या होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन, महंगाई को कितना % रहना चाहिए। तो कंट्रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एजेंसी है तो गवर्नमेंट ही कर रही है, ऐसे कहने का मतलब। तो ये हुआ इंडिया के रेस्पेक्टिव में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ये सब बात कंपेयर करके नहीं पढ़ना है, ये जानो। अब चल रहा हूँ कम्युनिज्म में। देखो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखो कम्युनिज्म एग्जाम्पल किसका ले लोगे आप, रसिया का लेकर या चाइना का। रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन हुआ। रशियन रिवोल्यूशन जब हुआ था क्या, तो क्या रशियन रिवोल्यूशन में क्या हुआ, तो वहाँ जार का जो एक तरह से ऑथोरिटेरियन किंग था, राजा था, जार, TSAR, टी-सार या जार बोला जाता है, सार ऐसे बोलते हैं, TSAR, टी-सार नहीं बोलते, जार ही बोलते हैं। तो वहाँ लोगों ने, वर्कर ने, किसानों ने, इन लोगों ने क्या किया, रशियन रिवोल्यूशन, क्रांति किया और उसको वो अपने उसके शासन को ख़त्म किया और बोल्शेविक रिवोल्यूशन बोलते हैं उसको। तो फिर उसके बाद व्लादिमीर लेनिन आगे उभर के आया, वो रशिया को फिर वहाँ गवर्नमेंट बनाया और वो सरकार चलाया, तो रिवोल्यूशन आई, कम्युनिज्म सेटअप हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। वैसे ही चाइना में कम्युनिस्ट, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उसने रिवोल्यूशन की। उसके बाद चाइना को 1949 में कहीं ना कहीं आसपास में लगता है कि वहाँ रिपब्लिक बना, इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, करने वाला रिपब्लिक हुआ। तो वहाँ फुल कम्युनिस्ट कंट्री के फॉर्म में चाइना बना। वो चाइना का था और रसिया का था, रशियन रिवोल्यूशन बताया। ऑथोरिटेरियन स्टेट इग्नोर्स लिबर्टी।
अभी देखो चाइना में कहीं ना कहीं जो सी है, सी जिनपिंग क्या है, और किसी को पता नहीं चलता कब उसके कौन मिनिस्टर गायब हो जाते हैं, अपने आप पोस्ट फॉरेन मिनिस्टर है उसको हटा दिया, कब 2 महीना से गायब है, कोई न्यूज में नहीं, कोई खबर नहीं, मीडिया उनके कंट्री में जा नहीं सकती है, उनकी अपनी खुद की मीडिया, बाहर की मीडिया, उनका परमिशन होगा तो ही जाएगा, ऐसे नहीं जा सकती। लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको सबको जेल में बंद, सबको अंदर तुरंत। तो अथॉरिटेरियन है, कोई अब प्राइवेट मीडिया नहीं है, खुद का मीडिया, खुद का सोशल साइट भी रहेगा तो उसका स्टेट का कंट्रोल, तो बिल्कुल अथॉरिटेरियन। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद चेंज करके बता दिया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कुछ भी, या तो मैं अगले 20 साल तक रहूँगा, मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा, या जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही प्रेसिडेंट रहेगा, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। तो ये वो अथॉरिटेरियन स्टेट, इग्नोर्स लिबर्टी। लोग कुछ बोलना चाहे या प्रोटेस्ट करना चाहे तो वो सब राइट नहीं है भाई, प्रोटेस्ट नहीं, वो सब नहीं चलेगा। ज़्यादा कोई डिमांड उमांड करने की कोशिश, ये सब हो हंगामा, बिल्कुल नहीं, जो चाइना में है। तो ये है स्टेट कंट्रोल ऑफ ऑल इंडस्ट्री। तो वहाँ ऑल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि मैक्सिमम इंडस्ट्री है, तो स्टेट का ही कंट्रोल होता है। ये प्राइसेस सेट बाय गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट ही प्राइस सेट करेगी। और देखिए इक्वलिटी ऑफ इनकम, वेजेस सेट बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी कि लोगों को कितना पैसा देना है, कितना काम करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, सैलरी क्या होगी। ये आउटकम अल्टीमेटली इक्वल होगा, क्योंकि जी गवर्नमेंट ही इंटरफेयर करेगी, अपने हिसाब से दे रही है, उतना ही दे रही है जी। और बाकी बाद में होता है कि कम्युनिज्म में कि कहते हैं क्या कि लोगों को दिया उतना जाता है जितना उनको ज़रूरत हो। कम्युनिज्म में बहुत सारी जगह पढ़ोगे। और सोशलिज्म में होता है कि उतना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहा। और कम्युनिज्म में कहा जाता है कि कंट्रीब्यूशन से नहीं मतलब है, जितना उनकी ज़रूरत है उतना गवर्नमेंट देती है। वो सब फिलोसफिकल बातें हैं, कहने की बातें हैं, होता ऐसा है नहीं। मैं क्लियरली बता दूं, किताब में पढ़ोगे बहुत घूम फिर के इतना कन्फ्यूज करेंगे। भाई ऐसा होता कहाँ है, ऐसा कहीं होता तो भाई सब लोग तो ऐसे चिल मारते। चिल का अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रहेगी, ज़्यादा चिल मारोगे तो उसके बाद अंदर भी डाल देंगे, चिल नहीं, फांसी पर भी लटका देते हैं लोग। तो खैर ये इक्वलिटी ऑफ इनकम, आउटकम, सेंट्रलाइज इकोनॉमी विथ डिसीजन कमिंग फ्रॉम टॉप, सेम बातें। ट्रेड यूनियन नॉट अलाउड एज स्टेट क्लेम्स नॉट नीडेड। कहते हैं ट्रेड यूनियन ये सब कुछ नहीं होगा, सब पूरा स्टेट का ही होगा। तो ये सब चीज़ को ट्रेड यूनियन को सपोर्ट नहीं करते कि लोग ट्रेड यूनियन बनाएंगे, राइट मांगेंगे, ये लोग स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ हमारे यहाँ नहीं चलेगी जी। डायरेक्ट इंटरवेंशन एंड क्लेम नो अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगी और अनएम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं रहेगा, सबको कुछ ना कुछ काम मैं थोड़ा दूंगा ही दूंगा। नो नीड फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं, क्योंकि सबको तो इनकम इक्वल ही रखा है, तो वेज तो टैक्स बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इनकम ज़्यादा रहेगा तभी तो, ऐसा कहीं है नहीं है। मोस्टली पब्लिक हाउसिंग, जो भी घर रहेंगे किसी का अपना बना हुआ नहीं, सरकार बनाएगी और लोगों को देगी। स्टेट कंट्रोल ऑफ बैंक एंड फाइनेंस, बैंक में जो भी हो सब पर स्टेट का ही हो, कोई प्राइवेट बैंक नहीं होगा। जैसे इंडिया में प्राइवेट बैंक ICICI, HDFC है ना, ये सब बैंक है। उसके अलावा और भी बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। तो ये हुआ इसका मतलब। अब कंपेयर करके पढ़ाता तो झूठ मूठ का कन्फ्यूज होते। तो इंडिया का कंटेक्स्ट में देख एग्जांपल दिया तो आराम से क्लियर, ये चाइना और रसिया के कंटेक्स्ट में दिया तो आराम से क्लियर। तो ये हुआ जी ये। अब देखें, अब है सेकुलर को मैं बता दूं। ये जो सेकुलर वाली बातें हैं लंबा चौड़ा मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, हर एक छोटे मोटे हर चीज़ बताया। यहाँ उतना फिर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जाना होगा तो पीछे जाके चले जाना। इससे जो इतना रिलेटेड है बात सब बताने लायक है उतना ही बता रहा हूँ। अब देखें, सेकुलर मीन्स स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली, सारे रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करता है और गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट भी, इज्जत भी, आदर भी बराबर देते हैं। पॉजिटिव कंसेप्ट मतलब हम सब स्टेट रिलीजन को इक्वल मानते हैं, इक्वल प्रोटेक्ट करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट दे देते हैं, इक्वल फैसिलिटी देंगे। ये
तो ये हुआ पॉजिटिव कंसेप्ट। आई डज नॉट इट सेल्फ अपहोल्ड एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। पहले भी बताया था कि स्टेट का हमारा ये नहीं कहेंगे कि हमारा देश का ये कहते धर्म है। जैसे पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन मुस्लिम इस्लाम या इस्लाम कह सकते हो, बांग्लादेश का है रिलीजन के बेसिस पर, तो हमारा ऐसा है नहीं। एंड एडॉप्टेड इन इंडिया, देखो सेम है, एडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइल वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। तो वहाँ स्टेट रिलीजन का बिल्कुल मतलब रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ना हम पैसा देंगे ना उसको प्रमोट होने से रोकेंगे। इंडिया में प्रमोट होने के लिए सबको पैसा देंगे, ये है हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। बताया था वहाँ, बताया था, देखना ध्यान देना। तो ज़्यादा डिटेल वहाँ है, ये है। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म इंडिया में है और निगेटिव सेकुलरिज्म वेस्टर्न कंट्री में है। वो बिल्कुल स्टेट से अपने आप को अलग रखते हैं, हम रिलीजन से अपने आप को अलग रखते हैं, मतलब स्टेट रिलीजन से अलग रखता है। टर्म सेकुलर जो मैं बार बार जो सेम बात है मैं बोलूँगा, नहीं बोलते बोलते मैं भी थक गया। अब देखिए, अल्दो हालांकि ओरिजिनल फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम करने वाले, जो निर्माण करने वाले थे, वांटेड टू एस्टैब्लिश ए सेकुलर स्टेट बाय एडिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इस सेकुलर कंसेप्ट कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 25 से 28 में जो है ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन एग्जैक्ट जो वर्डिंग सेकुलर का है मेंशन नहीं था, तो हमने इसमें मेंशन किया। आर्टिकल 25 क्या है बताओ? फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, मतलब इंटरनल फ्रीडम है, भगवान के साथ जैसा रिलेशन बनाना, ठीक है। प्रैक्टिस जैसे रिलीजन करना है, जिस तरह से प्रैक्टिस टीका चंदन आ गया। और प्रोपिगेट जैसे मन है वैसे प्रोपिगेट प्रचार करो, और जैसे वर्शिप करने का मन है वैसे पूजा करो, नमाज पढ़ना है या ये करना है जैसे ये। तो वो था 25। 26 अपना रिलीजियस अफेयर मैनेज करो, मतलब इंस्टीट्यूट, उसका बिल्डिंग, उसका ज़मीन, अपना मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, चर्च के लिए जो भी करना है उसका कंट्रोल कैसे करें अपने हिसाब से करो। 26। 27 क्या है? टैक्स नहीं कर, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। 28 क्या है? कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर सरकार के द्वारा बिल्कुल फंडेड है, वो सरकार का कंट्रोल है, तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धर्म का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। तो उस पर और ऐसे और आगे बहुत सारे प्रोविज़न था कि कोई पर सरकार का कंट्रोल नहीं है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। ये सब बातें था डिस्कस पहले बोल के वर्बली मैंने किया था, थोड़ा थोड़ा नोट्स के फॉर्म में भी पहले मेंशन कर चुका हूँ। मैंने इसलिए बोला है कि बिल्कुल 51 तक लफ्जों पर होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं क्या, लेकिन क्या से रिलेटेड है वो सेंटेंस नहीं, लेकिन क्या से रिलेटेड है पता रहना चाहिए। तो 1 to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दो, 11 छोड़ दो, 12 से लेकर उसके बाद 51 तक बाकी क्या क्या मेन आर्टिकल है मैंने पहले बताया है, जो पूरा चार्ट बताया था। चार्ट में जितना था ही, उसके अलावा मैंने ऐसे भी बोल कर बताया था। तो ये है, चलो देखिए जी, नोट में मैंने कुछ रखा दिया। अब देखें, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के आधार पर 3 टाइप का स्टेट होते हैं। यहाँ कुछ तो आ रहा है, समथिंग इज कमिंग। खैर, एथिस्टिक स्टेट, एथिस्टिक स्टेट का मतलब होता है नास्तिक, नास्तिक स्टेट कहते हैं ना कि एथिस्ट है, वो नास्तिक है, मतलब भगवान में उसको विश्वास नहीं। एथिस्टिक स्टेट हुआ तो वो ऐसे कहते हैं स्टेट इज एंटी रिलीजन, मतलब रिलीजन के अगेंस्ट में है, एंड कंडेम सारे रिलीजन को विरोध करता है। ये सब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब ये सब नहीं चलेगा, कोई ये सब सिंबल उम्बल कोई पहन के नहीं आया, कोई मंदिर मस्जिद इस्टेब्लिश नहीं करेगा। तो ये कहाँ अपने आप कहाँ चला गया? ये ऐसा कैसे हो गया? ये है एथिस्टिक स्टेट, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल जो दिया है, ये चाइना, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, चाइना कौन, सी जिनपिंग एंड वियतनाम। आप देखोगे वर्ल्ड मैप में कहाँ है लोकेशन, चाइना तो जानते हो, थाईलैंड जो म्यांमार जो है उसके बगल में राइट साइड में कहने का मतलब मोर ईस्ट,
आपको थाईलैंड मिलेगा। थोड़ा और ईस्ट लाओस, ऊपर नीचे कैम्बोडिया, थोड़ा और ईस्ट जाओगे तो आपको मिलेगा वियतनाम। नॉर्थ कोरिया का लोकेशन आप जानते हो। और ईस्ट ईस्ट जाओगे तो जापान उधर है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो वो नॉर्थ कोरिया। जब भी कोई कंट्री जब मैं बोलूँ या कहीं भी पढ़ो, तुरंत गूगल मैप में जाओ एंड सी वेयर इज डेट लोकेटेड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके आसपास में कौन कंट्री है, इससे कौन सा सी जुड़ा हुआ है, इससे पूछा जाता है कौन नेबर है, किस चीज़ का बाउंड्री अटैच है, आता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैप का कोई क्लास नहीं होता पर्टिकुलरली, कोई क्लास लेते हैं तो ऐसा नहीं किसी का एक क्लास कर लोगे मैप का तो आप मैप का आंसर कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो खैर ये थियोक्रेटिक स्टेट। अब देखें थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है, जो धर्म से रिलेटेड है कि स्टेट अपहोल्ड पार्टिकुलर रिलीजन एज स्टेट। किस रिलीजन को कहता है कि हमारा स्टेट रिलीजन है, मतलब पूजा पाठ में धर्म में विश्वास है उस स्टेट को, मतलब वहाँ गवर्नमेंट को। जैसे सऊदी अरबिया मुस्लिम कंट्री, बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जो है मुस्लिम कंट्री है। ईरान हो गया ये मुस्लिम कंट्री। वेटिकन सिटी कहाँ, यूरोप में है। वहाँ के पोप है ना, पोप बार बार आता है पोप का नाम, जो कहते हैं कहीं पूरे इस क्रिश्चियन जो है उसके रिलीजियस धर्म गुरु माना जाता है, रिलीजियस टीचर कहो, रिलीजियस स्कॉलर कहो। ये बर्मा, म्यांमार जिसे बोलते हैं, बर्मा में कौन सा, बुद्धिज्म। श्रीलंका में स्टेट रिलीजन इनका बुद्धिज्म नहीं है, ऐसा डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बुद्धिज्म को प्रायोरिटी उन्होंने दिया। बुद्धिज्म को के लिए स्पेशल प्रोविजन मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पार्टिकुलर डिक्लेयर नहीं किया है कि श्रीलंका इज श्रीलंका का जो स्टेट रिलीजन है, स्टेट रिलीजन ऑफ द श्रीलंका इज बुद्धिज्म। वहाँ बुद्धिज्म ज़्यादा लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, साथ में क्रिश्चियनिटी भी है वहाँ। पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में तो पता ही है, मुस्लिम कंट्री। सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष, क्या बोलते धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ऐसे डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन एंड न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन। न्यूट्रल बिल्कुल है, तो हमारा इंडिया न्यूट्रल तो नहीं है, लेकिन किसी को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं कर रहा, सबको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो सेकुलर इंडिया है इस मामले में कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। बाकी फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, बिल्कुल निगेटिव सेकुलरिज्म, मतलब कोई हमारा सब जैसे अपने जगह बढ़ रहे हो बढ़ो, हम घुसेंगे नहीं। अपने मन से जितना बढ़ना है बढ़ो, अपने मन से जितना नीचे रहना रिलीजन रहो, हमें मतलब नहीं। टर्की इनका जो है इनके यहाँ भी जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म, बिल्कुल निगेटिव सेकुलर, अपने आप को धर्म से बिल्कुल अलग रखा। टर्की में कौन आया था, आपने कभी पढ़ा होगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो टर्की के बारे में जैसे कि लिंक करके देखो जब खिलाफत मूवमेंट हो रहा था इंडिया में 1921-22 के आसपास, खिलाफत मूवमेंट, तो क्या था वहाँ का खलीफा को है जो पोस्ट है उसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो टर्की जो वर्ल्ड वार 1 में हारा, तो उसके बाद टर्की को छोटे छोटे कर दिए गए, खलीफा पोस्ट हटा दिया गया। ऐसा लोगों की डिमांड थी कि खलीफा पोस्ट फिर से उनको खलीफा बनाया जाए, जो भी पर्सन इन्वॉल्व थे उससे रिलेटेड। बाद में टर्की में फिर वहाँ काफ़ी चेंजेज आए, वहाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा उभरे एक वहाँ का लीडर। उसके बाद टर्की को क्या कर दिया गया, ये सेकुलर बना दिया गया। कोई बुर्का नहीं पहनेगा, कोई टीका चंदन नहीं लगाएगा, कोई बीच में नमाज वाज की बात नहीं, स्टेट में कोई रिलीजन से मतलब नहीं होगा, बिल्कुल मॉडर्नाइज वेस्टर्न कंसेप्ट ऐसा लाया गया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कभी पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे बाद में। तो ये हुआ सेकुलर। अब देखिए ये मैंने वर्ल्ड मैप पर दिखाया क्या कि ये जो कंट्री है ना, ये है आपका, देखिए कहाँ गया, हाँ एथिस्ट वाले जो हुए, एथिस्टिक जो कंट्री हुए आपका, ये सब एथिस्टिक कंट्री हैं, या तो नॉर्मल में एथिस्टिक स्टेट भी कहा जाता है। अब देखिए ये 2 कलर है, एक है डार्क और एक रेड है, एक पिंक हो या लाइट रेड को हो या रेड को हो, जो हुई। तो इस पर मत जाना आप। ये कहने का मतलब कि पहले कहीं ना कहीं ये सब पहले है, समथिंग इज देयर। चलो खैर, ये पहले एथिस्ट थे, ये कंट्री एथिस्टिक स्टेट था कहने का मतलब, बाद में एथिस्टिक नहीं रहे। और ये जो है आपका मैप में चाइना का मैप है, चाइना
यहाँ मैंने बताया था कैम्बोडिया वाला, और इधर आपका नॉर्थ कोरिया वाला। तो ये जो इलाका है जो फुल्ली एथिस्टिक है। और अब कहो कि ये सब पहले थे लेकिन बाद में नहीं रहे। ये पूरा बड़ा क्या देख रहे हो, किसका मैप है ये? यूएसएसआर, रसिया जिसको बोलते हैं। यूएसएसआर जो पहले था तो कहाँ तक था ये सब सब? हाँ, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और आर्मेनिया, ये सब पहले किसके पार्ट थे? रसिया, यूएसएसआर के ही पार्ट थे। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब। तो खैर ये जानो, ये एरिया को जानो कि ये है एथिस्टिक स्टेट या एथिस्टिक कंट्री। तो इसमें थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये है, देख सकते हो आप। अब ये है आपका जो मैप है, ये है थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक में देखें, जो ग्रीन कलर है मुस्लिम कंट्री है, जो येलोई से यहाँ बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया गया, जैसे भूटान जो है बुद्धिस्ट, ये म्यांमार, ये सब आपका जो है ये हो गया आपका बुद्धिज्म यहाँ। और ये हो गया क्रिश्चियनिटी, ग्रीस हो गया ये, और यूनाइटेड किंगडम हो गया, और आपका ये हो गया वेटिकन सिटी, और छोटे छोटे ये सब जो कंट्री। एटलीस्ट इतना जानना है आपको। मैप क्लियर होगा। थोड़ा छोटा भी कर दूं और थोड़ा मैं अब कर देता हूँ बड़ा। ये है खैर, जितना क्लियर है गुड, नहीं क्लियर है तो बाद में आप जान सकते हो। बांग्लादेश बीच में, बांग्लादेश। अब देखें, ये है आपका सेकुलर कंट्री। तो जो ब्लू कलर आपका है वो सेकुलर है, रिलीजन से इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखें, यहाँ आपको चाइना वाला भी जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं सेकुलर वाले मैप में आ गया है। ऐसे कहने मतलब जिसको रिलीजन से हमको ज़्यादा ऐसा कोई मतलब नहीं है, स्टेट को रिलीजन से। चाइना वाइना को भी अपने रिलीजन से कोई रिलीजन से मतलब नहीं है। यूएसए हो गया, बाकी ब्राज़ील जो हो गया अफ्रीकन का, बहुत सारे कंट्री, इंडिया अपना है ही। तो यहाँ वाला मैप पर कंसंट्रेट मत करो। यहाँ चाइना एथिस्टिक है, वियतनाम एथिस्टिक है, नॉर्थ कोरिया आपका एथिस्टिक है। बाकी जो ये हो गए आपका रिलीजन से रिलेटेड कंट्री, मतलब आपका थियोक्रेटिक। अब बाकी जो रिवेन्यू हो गए वो हो गए सेकुलर। तो इतना ही। अब देखें, डेमोक्रेटिक, मैं बार बार बोलता था डेमोक्रेटिक, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट किसका हो? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, लोगों का रूल, लोगों का सरकार, लोगों का शासन। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये सब लिखने की बात है, जानना चाहिए। डेमोक्रेसिया ग्रीक वर्ड, बहुत सारे वर्डिंग जानते हो, लैटिन वर्ड थे, ग्रीक वर्ड है, उससे ओरिजिन हुआ। बॉटनी, जूलॉजी ये सब पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे आएंगे कि ये वर्ड लैटिन से लिया गया, ये वर्ड ग्रीक से लिया गया। तो खैर, ये डेमोक्रेसिया, डेमोस, क्रेटोस, घूम फिर कर ये है, देखने की बात है, ज़्यादा मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। A term used in preamble embraces only political democracy but also social and economic democracy। ये सब है। अभी मैं एक चीज़ को क्लियर करूँगा। टर्म यूज इन द preamble embrace not only political, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं है, यहाँ सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, और नया नया जो भी वर्डिंग जोड़ते रहो, फैंसी फैंसी ऐसे। तो क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि पागल हो जाओगे कि यार इतना वर्डिंग घूम फिर कर तोड़ के इतना सारा वर्डिंग है ना। तो अभी थोड़ा लगेगा, जब पूरी हो जाएगी ख़त्म, कुछ नहीं है यार, ऐसे ही है, घुमा रहे हैं सिर्फ इतना। क्योंकि नहीं क्योंकि मैं बार बोलते रहूँगा तो बीच में तुम बैठे बैठे तुम खुद सोचते रहोगे खुद, क्या सर घुमा रहे हैं इतना, कहाँ गोल गोल। इसलिए मैं पहले बता दूँ, गोल गोल घूमने वाली ही बातें आने वाली है और चल रही है। खैर, अब देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, क्या होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इंडिया में कैसे है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, लोगों का सर्वोच्चता, ठीक है,
संप्रभुता, सोवरेंटी, दैट इज पोसेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, लोगों के पास सुप्रीम सर्वोच्च पावर है, ये है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कैसे सर्वोच्च पावर है, उसके लिए सर्वोच्च पावर है हमारे पास, अधिकार है, कैसे उसके लिए क्या अधिकार दिए गए हैं देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। मेंशन रिप्रेजेंटेड बाय एवरी एडल्ट पर्सन हैविंग ए वोट, सारे जितने एडल्ट पर्सन है मतलब 18 से अबव है उनका एक वोट है, सबके पास एक वोट के बराबर वैल्यू है। इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनली पीरियोडिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पीरियोडिक मतलब अंतराल पर बिल्कुल निष्पक्ष और उचित तरीके से, जायज तरीके से कह सकते हो, इलेक्शन, निर्वाचन, इलेक्शन होगा। जैसे है ना कि ईच 5 ईयर के बाद इलेक्शन कंडक्ट करवानी है। पंचायत में भी पढ़ाया था, पंचायती राज में, म्यूनसिपालिटी में भी और कॉरपोरेटिव सोसाइटी में भी, कि 5 साल टेन्योर खत्म होने से पहले आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। नहीं कंडक्ट होता है तो उसका भी ग्राउंड होगा, किस ग्राउंड में आप नहीं करवाते हैं, लेकिन पहले करवाना है। बाकी आप लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा या और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को, पर्टिकुलरली क्या है कि टेन्योर खत्म होने से आपको पहले इलेक्शन कंडक्ट करवानी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। समझ गए? तो पीरियोडिक इलेक्शन 68% का वोट, एक वोट है। और आगे देखते हैं तो वो सिर्फ मैंने एक पिक्चर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। और क्या है, वही लिखा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब देखें उससे आगे पहले मैं कुछ बताऊं, थोड़ा एक पिक्चर डाला तो दिखा देता हूं। सबसे पुराना डेमोक्रेसी अगर है तो यूनाइटेड स्टेट का, यूएस का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, कोडिफाइड हुआ 789 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उसका। तो एज मत जानो ये तो कब का है, 219 साल हो गए, 220 साल, डजन मैटर। फिर स्विट्जरलैंड का, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि एथेंस में, ग्रीस को ही एथेंस या पार्ट बोलते हैं, ग्रीस एथेंस, वहाँ सबसे पुराना डेमोक्रेसी है। वहाँ 5th सेंचुरी बीसी में ही, 570-80 की बीसी में ही वहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश था। वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, लोग डायरेक्ट है जो आप कानून बनाते थे, नियम चलाते थे, कैसे रूल करना है, कैसे सरकार चलाने, वैसे करते थे, कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, कोडिफाइड फॉर्म में, प्योर डेमोक्रेसी की जो बात होती है वो होता है यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड में। ये ईयर थोड़ा जान लें, कुछ यूएस, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब, उसके बाद कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, बस एक थोड़ा डिफरेंस के लिए मैं रख दिया। यहाँ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आए का 2-3 नाम याद कर लोगे, डेट्स इट। ठीक। न्यूजीलैंड तो छोटा चुंटू सा एक कंट्री है, सोचिए कब से डेमोक्रेटिक है। स्विट्जरलैंड छोटा कंट्री, स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का जो कहते हैं, आई थिंक पढ़ा है मैंने बचपन में ही, मैंने भी पढ़ा था, हेवन ऑफ द अर्थ, धरती का स्वर्ग किसको मानते हैं, स्विट्जरलैंड को। इंडिया में कैसे मानते हैं, कश्मीर को मानते हैं ना, भारत का स्वर्ग, हेवन। तो स्विट्जरलैंड को बोला जाता है क्योंकि वहाँ नीट, क्लीन, साफ सुथरा, पॉपुलेशन कम, बिल्कुल सरकार तरीके से स्वर्ग मानता है। ऐसा मैं भी गया नहीं, अन्ना ही शौक है मुझे। क्यों? इंडिया का ही पार्ट में, तो हर पार्ट में मैं जा गया नहीं, तो इंडिया तो घूमा नहीं सही से, बढ़िया से पूरे पार्ट कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कि हर स्टेट में मैं खुद जा चुका हूँ। हर स्टेट कहने का मतलब हुआ हर स्टेट के साथ साथ, मतलब जो बहुत अच्छी जगह हर स्टेट में जो फेमस चीज़ है उसका भी गया, मैक्सिमम स्टेट, मैक्सिमम, लेकिन हर स्टेट तो नहीं। तो ये तो पहले इंडिया को तो पूरी तरीके से घूम लूँ ना, तब उसको सोचूं कहीं और। तो वही बात है, अपने बगल के पड़ोसी के बारे में पता नहीं कौन रहता है कौन नहीं, सुख में है दुख में है, लेकिन पता लगा रहे हैं दूर वाले कैसे रह रहे हैं, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से। तो ये है बिगेस्ट डेमोक्रेसी, बार बार न्यूज में आता है, इंडिया ये बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड है ही इंडिया। देखो क्योंकि पॉपुलेशन वाइज है, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। करप्ट कंट्री आएगा कि सबसे बिगेस्ट करप्ट कंट्री का कौन है, मतलब पॉपुलेशन वाइज, तो हो सकता है कि इसका नाम आएगा। सोचो, मैंने कुछ नहीं बोला है, आप जो बोल रहे हो आप बोल रहे हो, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। कल होकर मुझ पर उंगली नहीं बोला कि आपने इसको ये बोला वो बोला, मैंने कुछ नाम लिया नहीं ना। तो यूनाइटेड स्टेट सेकंड में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। आई थिंक यूनाइटेड स्टेट का पॉपुलेशन यार 30-35 करोड़ के आसपास है, इंडिया का 120-130 करोड़ ऐसे। तो यूनाइटेड स्टेट का जो एरिया है ना, हमसे इंडिया से कहीं ज़्यादा है,
लेकिन उसने सोचो पॉपुलेशन कितना कंट्रोल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन शायद बोलते हैं 20 करोड़ के आसपास, यूपी के पॉपुलेशन के इतना एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में क्या है, कंटिनेंट भी है, कंट्री तो ही है ही, लेकिन वर्ल्ड में जो 7 कंटिनेंट है उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैंने भी ये चीज़ें बचपन में ही छोटे छोटे में ही पढ़ा था। खैर जो छोटे में नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं है, जब जागा तब सवेरा। तो ये सब है। नाम रखा मैंने इंडोनेशिया की भी पॉपुलेशन, इंडोनेशिया कहीं मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, जानते हो आप। इंडिया एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का फिर ब्राज़ील आपका आ गया, पता है सब, मैं थोड़ा सा जान जाओ हल्का फुल्का, और कुछ नहीं। तो ये है। अब देखें कुछ नोट में अब है अभी पॉलिटिकल राइट क्या है इंडिया में, लोगों को पॉलिटिकल राइट क्या है, तो ये दिखा देता हूँ पॉलिटिकल राइट क्या है। देखो पॉलिटिकल राइट empower individuals to participate in the governance of the society और actively participate in the political process में हम actively राजनीतिक व्यवस्था में, विधि में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? हमें वोट देने का राइट है, राइट टू वोट। तो राइट टू वोट ऐसे में से एक्सप्लिसिटली तो नहीं है ना, मैंने पहले बताया था ना, आर्टिकल 325, 326, 325 क्या कहता है, इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसमें मेंशन करने के लिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। इलेक्टोरल रोल में किसी को नाम मेंशन मतलब दर्ज करवाने के लिए किस बेसिस पर उनका नाम, रिलीजन, इस रिलीजन से बेस करते हैं, या ये सेक्स है, या कहते ये रेस है, तो इस ग्राउंड पर उनका रिलीजन इलेक्टोरल रोल में उनका नाम नहीं डाला जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, या इस रिलीजन से बेस कर बिलोंग करेंगे तो ही इलेक्टोरल रोल में नाम होगा, तो इस बेसिस पर किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 325 था इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड। आर्टिकल 326 क्या कि इंडिया में जो पार्लियामेंट और लोकसभा और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा का जो इलेक्शन होगा एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पर होगा, बताया था ना। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसको बोलेंगे? जो 18 ईयर से एबव हो गए। किस डेट से? जैसे अथॉरिटी डिसाइड करे कौन सा डेट होगा, कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या सरकार। और वोट 18 साल से ऊपर वाले देंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। और अनटिल अनलेस कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, क्रिमिनल एक्टिविटी के आधार पर, या ब्रेन अनसाउंड माइंड के आधार पर, या कोई कानून ऐसा बनाया हुआ हो, या कोई इलीगल काम के बेसिस के आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, अगर इसके आधार पर रिजेक्ट नहीं हो तो सबको 18 साल से एबव है उनको वोट देने का अधिकार होगा। 326 था नहीं, वही कहा जा रहा है कि सबको वोट देने का। 326 और 325 बता चुका हूँ, तो इसके तहत हमें पॉलिटिकल राइट है। अब देखें ये सब पहले भी मैंने बताया है वर्बली, नोट्स के फॉर्म में नहीं। अब पॉलिटिकल राइट कहने का मतलब है कि हमको स्पीच एंड बोलने का और एक्सप्रेस करने का, अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का, भावना को अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का हमें राइट है। असेंबली का राइट है। एसोसिएशन का देखो आर्टिकल 19 में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)(a) इसी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड ऑक्यूपेशन था ना ऐसे। तो 19(1) में ही ये सब आता है। 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f) जो था गायब है, डिलीट हो गया है। 1(g) जो सीरियल नंबर में बताया, जानना है इसमें कोई डाउट नहीं। F क्या गायब हुआ था? वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट था, वो गायब हो गया। अब बाकी ये सब राइट है। तो जो स्पीच एक्सप्रेशन का, असेंबली करने का, जमात लगाने का, कहीं एसोसिएशन बनाने का अपना, तो वो हमारा राइट है। तो वो 19 में। अब क्या क्या एसोसिएशन है, क्या क्या असेंबली, मैं वर्बली बता चुका हूँ, दोबारा नहीं जाऊँगा, नहीं तो मेरा चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा। अगर वो जानना है तो वर्बली मैंने जहाँ बताया था, तो वहाँ से एलियन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, वहाँ जब मैं फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहा था तो बताया था, सुन सकते हो जाकर।
देख सकते हो। अब देखें, ये हुआ पॉलिटिकल राइट, समझ गए? पॉलिटिकल राइट वोट देने का, ये सब स्पीच का, एक्सप्रेशन का, असेंबली बनाने का, एसोसिएशन का, और तो ये हमारा पॉलिटिकल राइट हो गया। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल राइट देकर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया जाता है, हमारा इस्टेब्लिश किया जाता है या इस्टेब्लिश है हमारे कंट्री में। तो थोड़ा बैक जाकर देख लो, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बीच में ये सब पिक्चर डायग्राम ये सब भी आ गया। हाँ जी, तो ये मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट ये बता रहा था, ये बताया था। फ्री एंड फेयर इलेक्शन 5 साल में 10%। चले आ जाओ, इतना मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं रोल स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए जी, ये कोटेशन है अपना, हमारे भीमराव अंबेडकर साहब बोलते थे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट। सोशल डेमोक्रेसी के बेस पर ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चल रह सकता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है बताया, अब सोशल डेमोक्रेसी क्या है चले बताते हैं। ये सब कोटेशन एग्जाम में कोट करते हैं, लेकिन कंटेंट पहले याद रहना चाहिए तभी कोट करना है, ठीक है? तो पहले कोटेशन रटने के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि अगर कंसेप्ट बढ़िया से पता है, कंसेप्ट एंड फैक्ट, तो एग्जाम में आप कोटेशन भी लिख सकते हो। अब भीमराव अंबेडकर साहब ने इतना सारा क्या क्या बात बोली, सबको पता है। किसी अच्छी बातों को लिख कर कोट कर देना कि कोटेड बाय भीमराव अंबेडकर, कौन मना कर देगा? जो क्वेश्चन, जो आंसर से चेक करने वाला गूगल भी करते रह जाएंगे तो भाई उनको मिलेगा नहीं। यार हो सकता है कोई बच्चा ने कहीं किताब पढ़ी होगी, तो या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट हो, भी बहुत सारे बुकें हैं उसकी, उसमें कहीं मेंशन होगा। तो अगर अच्छी बात है तो पक्का भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला होगा, तो लड़के ने कोट किया है, तो कोई ना नहीं कर सकता। नंबर काटने की कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कोई कोट करके नहीं कुछ मिले, तुक्का लिखना हो तो सुंदर तुमने कुछ बात लिखी, कोटेशन इन्होंने ऐसे कहा था, चल जाएगा। तो मैं नंबर बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ नंबर थोड़ा ज़्यादा दे दे, हाँ एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं कि फालतू फालतू बात को लिख देना कि ऐसे महात्मा गांधी ने ऐसे ये बोला था, ले वो भी सोचा महात्मा गांधी इतना फालतू बात थोड़ी बोल सकते हैं यार, लेकिन अच्छी बात बोल के कोट कर दो, महात्मा गांधी ने शेयर लाइक दिस 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 दिस, लगेगा कि हाँ भाई हो सकता है महात्मा गांधी को उतनी सारी बुक है, कोई उनका बायोग्राफी कहीं पढ़ा हो, तो आंसर चेक करने वाले वो थोड़ी सब चीज़ पढ़ कर बैठे हुए हैं, उनको भी एक आंसर दे दिया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे मिनिमम ये सब चीज़ें कम से कम होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं कि सेम चीज़ मैच करें। और वो तो खुद कोई ऐसा नहीं कि ऐसे झोला छाप होते हैं कुछ भी, वो भी पढ़े लिखे समझदार पर्सन हैं ही हैं जो चेक करें, कहने कहीं कहीं के प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वाट एवर, या नहीं है तो कोई ना कोई कह सकते हो आप पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो इतना इंटेलेक्चुअलिटी उनको भी है। लेकिन इतना इंटेलेक्चुअलिटी ये भी नहीं है कि उनको सारे किताब के बारे में उनको भी नॉलेज है, ऐसा नहीं होता है। और जितना आप पढ़ रखे हो तो उतना वो भी पढ़ कर उस समय उनको करंट में हो नहीं, तो काट सकते हो। तो ये सब चीज़ जब अपने आप को सिक्योर कर लिया, इतना नॉलेज है, इतना आंसर हो गया, तो लिखा जाता है। ये नहीं कि पहले ही इधर उधर डोल रहे हैं, पता ही नहीं है क्वालिफाई भी होंगे कि नहीं। जब पता है क्वालिफाई होना ही होना है, उसमें हो, उसके बाद में काम आता है। ठीक, चलो अब चलते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में। तो क्या है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। तो ये फोकस करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक तरीके से इक्वालिटी। इकोनॉमिक मतलब धन संपत्ति की तरह से बराबरी मिले लोगों को। कैसे? एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए इससे कंप्लीट फ्रीडम हो, कोई एक्सप्लॉयट इनको ना कर ले। कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयट करने वाले इनका धन संपत्ति कोई और हड़प लिया, इनको काम करवा के पैसे कम दे रहा है, बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, ठीक है, तो बेगार के तौर पर काम कर रहा है, तो एक्सप्लॉयट करने का हुआ। तो सब चीज़ सारे एक मतलब एक ही आदमी का सब पर कंट्रोल है, कुछ ही लोगों का, और लोग बेचारे भिखारी जैसा ऐसे ही मजदूर जैसा खटे जा रहे हैं।
तो एक्सप्लॉइट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो कैसे इसके लिए क्या क्या प्रोविजन है देखते हैं। तो देखते हैं, इज अचीव्ड थ्रू द प्रोविजन ऑफ DPSP सच एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रोविजन के थ्रू इस्टेब्लिश होता है। जैसे देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, सभी के अच्छाई के लिए। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब कम्युनिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है, कम्युनिटी किचन। देखो हिंदी जट ध्यान से अभी हट जा रहा है। मतलब कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी बोलते हैं सोसाइटी, कम्युनिटी का मतलब समाज का मतलब कहते हैं। तो कम्युनिटी का जो रिसोर्सेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, समाज का मतलब कहने का मतलब जो हमारा रिसोर्सेस है, तो सब के अच्छाई के लिए इक्वल, सब के अच्छाई के लिए जायज़ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कह सकते हैं उसको बांटा जाए। ये होता है 39B। और मैं पहले भी डिस्कस किया था 39B एंड C, ये 14 एंड 19 के सामने इनको प्रायोरिटी दी जाती है 39B को। तो 39B ये है। 39C कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर जो उसका स्रोत है उस पर ही किसी एक का कंट्रोल ना हो, एंड धन संपत्ति संपदा उस पर जो है किसी एक का कंट्रोल ना हो, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेट, एक ही के पास कंसंट्रेटेड ना हो, कहने का एक ही के पास ना हो, इसको रोकना है सरकार का काम है। और जो समाज का जो रिसोर्सेस है, कम्युनिटी का जो रिसोर्सेस है, मतलब संपदा या व्यवस्था कह सकते हो, रिसोर्सेस स्रोत है समाज का, संपदा जानो, वो सब लोगों में जायज़ तरीके से बांटना है। ठीक है, ये होता है 39B या 39C। तो कहीं ना कहीं ये क्या कोशिश किया जा रहा है कि एक ही के पास सब चीज़ ना हो और सबको मिले, सबको कुछ ना कुछ मिले, और एक के पास जमा हो ना हो। तो ऐसे करके क्या मेंटेन किया जा रहा है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। फिर है इक्वल पे फॉर, मैंने बगल में आर्टिकल मेंशन कर दिया इसलिए कि कहीं ना कहीं देखें, वो मैंने बताया था ना शुरू में, जो भी प्रियम्बल है वो DPSP फंडामेंटल राइट में उसका डिस्कशन आर्टिकल उसके लिए मेंशन है। इक्वल पे फॉर इक्वल, कहते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मेन एंड वुमेन। मेन और वुमेन को मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया है, 39A, B, C, D, E, F ऐसे आर्टिकल है। फिर 39 कैपिटल A, तो 39D में जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक, अब है देखें, ये है एक अमेरिका के कह सकते हैं US स्कॉलर हैं या फिलोसफर हैं। तो ये सोसाइटी से रिलेटेड मैटर, पॉलिटिकल साइंस की बातें या उस पर कुछ ना कुछ इनकी कमेंट रहती है, बहुत सारे बुक पब्लिश कर चुके हैं। तो उनका एक कोटेशन मैंने सामने रखा, यू कांट हैव मीनिंगफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट फंक्शनिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कहने का मतलब क्या है, आपके पास मीनिंगफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं हो सकता जब तक फंक्शनल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एक कहा, और भीमराव अम्बेडकर साहब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी सोशल डेमोक्रेसी को बोला, उन्होंने बोला ना। देखो कहाँ गए भीमराव साहब, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी घुमा फिरा के चल रहा है सब जगह, ऐसे चल रहा है। तो खैर ये मेमोराइज करना वो सब मैटर नहीं रखता है, ऐसे मैंने रख दी। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ा होगा, जानते हो, मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि कहाँ, एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड में है, इन विच पीपल डिसाइड पॉलिसी एंड लॉज बाय मेजोरिटी के द्वारा रेदर देन बाय ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ क्या है, एग्जाम्पल से समझो, हमारे यहाँ क्या है, हम इलेक्ट करते हैं लोगों को, वो पार्लियामेंट में या विधान लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, रूल कानून बनाते हैं और गवर्न करते हैं,
सरकार बनाते हैं, रूल करते हैं, चलाते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई एमएलए एमपी की बात नहीं है। जब कोई मैटर हो, कुछ हो, लोग जमा होंगे, क्या कानून बनाना है, क्या नियम बनाना है, लोग सब मिलकर। ये तभी हो सकता है ना जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। इनकी पॉपुलेशन कम है तो चल जा रहा है इनके यहाँ। फिर कहते हैं कि जो मैंने बताया था एथेंस में, जो ग्रीस में बताया था ना, वहाँ भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। और अभी स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ छोटा होने के कारण, पॉपुलेशन कम होने के कारण वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ है। अब कहोगे छोटा और कम पॉपुलेशन वाले तो अदर भी कंट्री है, तो वहाँ तो नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सही बात है, लेकिन इनके यहाँ अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है। लोग सब मिलकर डायरेक्ट जो डिसीजन लेना है एक साथ करते हैं, ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखें, इंडिया में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ग्राम सभा के लेवल पर कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में है। कुछ मैटर होता है तो ग्राम सभा, मैंने आपको पेशा एक्ट पढ़ाया था पंचायती राज में, बताया था, वर्बली ही बताया था, नोट्स के स्लाइड के फॉर्म में नहीं, तो बताया था ना कि अगर वहाँ कहीं जो ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल एरिया है, वहाँ कुछ माइनिंग का काम करना है या लैंड एक्वायर करना है, कहीं कोई माइनिंग का लीज दे रहे हैं या पॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को काट कर रोड का बनाना है, ऐसे कुछ, तो वहाँ उनकी कंसर्न चाहिए, किसका, ग्राम सभा का। उसके लिए ग्राम सभा के लोग बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, सब साइन करेंगे, हाँ ना, जो थंब अंगूठा लगा या जो भी लगा वहाँ लेवल पर है, ठीक। तो ये स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल। और देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कभी कभी इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो डिवाइसेस अलग अलग हैं मैं बताता हूँ। जैसे रिफरेंडम हो गया, प्लेबिसाइट हो गया, सुना होगा नाम, रिकॉल हो गया, इनिशिएटिव हो गया। तो उसके लिए मैं डिस्कस कर दूँ कैसे क्या होता है रेफरेंडम। तो ये समझ गए, मतलब स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, पीपल इलेक्ट्रो डिसाइड पॉलिसी एंड लॉ बाय मेजॉरिटी। तो डायरेक्ट डिसाइड करेंगे, मतलब वहाँ ज़्यादा लोग जो बोलेंगे वो चीज़ फॉलो होगा ना, कहने का मतलब। तो ये है, पता नहीं क्या लग जा रहा है, ठीक। तो देखिए रेफरेंडम के बारे में चलते हैं। इज ए डायरेक्ट वोट बाय द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट कौन है, जो वोट देने वाले हैं, ऑन ए प्रोपोजल, लॉ और पॉलिटिकल इशू। कोई प्रोपोजल लाया गया, कोई कानून लाया गया, लॉ या पॉलिटिकल इशू जो है, राजनीतिक मुद्दा है, उस पर डायरेक्ट वोटिंग करवाई जाती है। इट्स रिजल्ट इज बाइंडिंग। रिजल्ट बाइंडिंग मतलब मानना है सरकार को, मतलब सरकार कोई पॉलिटिकल मैटर, कोई बात विवाद लोगों के प्रपोजल लोगों के सामने रखेगी, लोगों कहे कि आप इस पर वोट दीजिए, आप इसके बारे में हाँ बोलना है या ना बोलना है, ठीक है, ये हुआ। एंड इट्स रिजल्ट बाइंडिंग मीन्स रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। देखें, इज कॉल्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब सरकार ने एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट या लेजिस्लेटिव कानून का जो एक्ट है, नियम बना दिया, उसको लोगों के सामने रखा जाता है कि हाँ आपका क्या ओपिनियन है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे देखें कुछ इंडिया में जो हुए, गोवा स्टेटस रिफरेंडम, गोवा स्टेटस, वैसे उस समय बातें चल रही थी, गोवा जो है, गोवा किस पर, गोवा दमन इस पर किसका, पोर्तुगीज का था कंट्रोल। तो गोवा को जो इंडिया ने क्या एक्वायर किया पोर्तुगीज से, तो उसके बाद में था कि गोवा है जो महाराष्ट्र के साथ मर्ज हुआ कि नहीं, क्योंकि वहाँ कोंकणी लैंग्वेज है, मैथिली बोलो, मराठी भी है, वहाँ गोवा का प्रॉपर लैंग्वेज कोंकणी। तो रेफरेंडम कराया गया, आप क्या चाहते हो, महाराष्ट्र के साथ मर्ज होना चाहता है या नहीं चाहिए। तो ये रेफरेंडम कराया गया। तो जो रेफरेंडम में लोगों ने ओपिनियन इसके अगेंस्ट में दिया कि वो महाराष्ट्र के साथ ना होकर अपना अलग स्टेट चाहते हैं, तो गोवा को अपना एक अलग स्टेट बनाया। तो ये था गोवा स्टेट टस रेफरेंडम 67। 65 में कौन सा वार हुआ, 62 चाइना के साथ वार, 65 पाकिस्तान के साथ वार, 62 साल बाद गोवा स्टेटस रेफरेंडम। फिर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रेफरेंडम। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जानते हैं, NWFP। NWFP पढ़ोगे आप बार बार मॉडर्न हिस्ट्री में। फ्रंटियर गांधी, वहाँ कौन थे, खान, अब्दुल गफार खान ऐसे नाम था उनका, अब्दुल गफर खान, तो फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो वहाँ रेफरेंडम हुआ कि ये पाकिस्तान में रहना चाहते हो इंडिया में, तो लोगों ने रेफरेंडम में क्या ओपिनियन दिया, पाकिस्तान के साथ रहने का। सिलहट रेफरेंडम, सिलहट में जो अभी कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में,
यहाँ भी रेफरेंडम हुआ 1947 में। इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि मैं पाकिस्तान में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ उसके साथ। फिर है सिक्किम मोनार्की रेफरेंडम। सिक्किम में जानते हैं, सिक्किम में था पहले चोग्याल डायनेस्टी, एक किंगडम हुआ करती थी, वहाँ वो राजा रहते थे। तो लोग पहले क्या हो कि लोगों ने वहाँ ओपिनियन दिया कि हमें चोग्याल डायनेस्टी नहीं चाहिए, यहाँ हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक। और उसके साथ इंडिया में मर्ज होने की इन्होंने, सिक्किम के लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, तो डायनेस्टी को वहाँ तो ख़त्म हुआ। फिर डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इंडिया अपना रिप्रेजेंटेटिव करके उसको स्टेट्यूट नहीं बनाया, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजा, बना कर रख कर रूल किया जा रहा था, मतलब सरकार चलाई जा रही थी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा था। बाद में लोगों ने ओपिनियन मत दिया कि हमें मर्ज होना है इंडिया के साथ, स्टेट रूट दिया जाए, तो इंडिया के साथ मर्ज हुआ और स्टेट रूट प्रोवाइड किया गया। तो चोग्याल या बोग्याल ऐसे डायनेस्टी नाम है, चोग्याल मेनली, बोग्याल भी कुछ कहीं कहीं वर्ड यूज होता है सिक्किम के लिए। तो ये हुआ सिक्किम मोनार्की रेफरेंडम। अब देखें और वर्ल्ड में कहाँ देखेंगे, वहाँ यूके का क्या था, यूरोपियन नेशन का मेंबर रहना चाहते हो या नहीं। तो ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ पर भी उनके यहाँ भी रेफरेंडम हुआ था। 1900 कब हुआ था, 2000 आई थिंक 14-15 के आसपास में, नहीं 16 के आसपास में ही रेफरेंडम हुआ था। लोगों ने ओपिनियन दिया था कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ, बात थोड़ा सा 51% लोगों ने दिया था कि हम यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते, अब 49 में वो दिया था कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ हमें रहना चाहिए। खैर वहाँ का एग्जाम्पल ऐसे दे दिया मैंने। अब देखिए इनिशिएटिव क्या होता है। इनिशिएटिव इसको मतलब कहते हैं, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इज ए प्रोसेस बाय विच सिटीजन कैन प्रोपोज ए न्यू लॉ और चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉ। जो कानून चल रहा है उसको चेंज करने के लिए सिटीजन एक नया लॉ प्रोपोज कर सकते हैं, कानून, नहीं तो जो कानून उसको चेंज करने के लिए भी प्रोपोज कर सकते हैं कि इसको चेंज करके ये कानून रहना चाहिए। एंड इट पुट टू ए डायरेक्ट वोट बाय द पीपल। तो कुछ ग्रुप ऑफ सिटीजन ने ऐसा ऐसा कानून बनाया, क्योंकि सब लोग बैठ के उतना सारा कैसे बनाएंगे, कुछ लोग जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग कानून बनाए और लोगों को वोटिंग के लिए रखें कि ये कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट लोग वोट करें। ये हुआ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का अपने यहाँ कोई ऐसा कुछ अभी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, तो एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ, समझ गए। तो जो लिखा है देख लें, ये प्रोसेस बाय विच सिटीजन कैन प्रपोज ए न्यू लॉ और चेंजेज टू एग्जिस्टिंग लॉ एंड हैव इट पुट टू ए डायरेक्ट वोट। लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोट करवा कर एंड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोट करवा कर ये कानून लाना है या नहीं लाना है उसमें होगा। तो अब है राइट टू रिकॉल। रिकॉल थोड़ा देख लें। रिकॉल मतलब दोबारा वापस बुलाना, और इनिशिएटिव का मतलब होता है आरंभ। तो प्रारंभ या आरंभ होता है इनिशिएटिव। और होता है ये है, देखें रिकॉल चलते हैं। रिकॉल क्या होता है, इंडिया में रिकॉल का सिस्टम है, लेकिन कहाँ है वो भी मैं भी एग्जाम्पल बताऊंगा। रिकॉल जो जहाँ जो पोस्ट दिया गया है उनको वहाँ से हटाओ, रिकॉल कर लो, वापस लो। रिकॉल इज ए मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द वोटर कैन रिमूव रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर, कोई ऑफिसर को, पदाधिकारी को या रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी नेता है उनको बिफोर एक्सपायरी ऑफ, उनके टर्म को ख़त्म होने से पहले उनको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, रिकॉल करा जाता है। व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज ही ड्यूटी, जो ड्यूटी के दायित्व दी गई है उनको, जो कह सकते हो क्या, जो भी ड्यूटी दिया है कि ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, जायज़ तरीके से, उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए रिकॉल का प्रोविज़न होता है। तो पब्लिक वोट करेगी कि भाई हमें ये आदमी, हमें ये रिप्रेजेंटेटिव नेता नहीं चाहिए, एमएलए नहीं चाहिए, एमपी नहीं चाहिए, ये हमें ऑफिसर नहीं चाहिए, तो उनको हटाया जाए। तो उसके लिए लोग वोट करते हैं, मैक्सिमम लोग वोट करेंगे तो उनको हटाया जाएगा। दैट्स कॉल्ड रिकॉल। इंडिया में किस लेवल पर रिकॉल का प्रोविज़न है, कहाँ है, देखते हैं।
रिकॉल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एट पंचायत लेवल पर, पंचायत लेवल पर इम्प्लीमेंटेड किया जा चुका है। इन कहाँ पर, स्टेट में ये सब है, सब नॉर्थ के ही स्टेट है जहाँ पंचायत उतना अच्छे से फंक्शनल नहीं है, मैं बता दूँ, या पंचायत की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है। पंचायत वेल डेवलप कहाँ है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में। यहाँ जहाँ जाना ही ना वहाँ रिकॉल का है। देखें होने के बावजूद ही पंचायत की क्या कंडीशन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बार बार तो CAG का रिपोर्ट आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, आप गांव से बिलोंग करते देखते भी हो। बोलने की, मेरी बोलने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारी बातें फैक्ट है, फैक्ट क्या है। तो कहाँ है देखें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये ऐसे ऐसे जो भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ क्या क्या प्रोविजन है देखें, मैं बताता हूँ। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूँ, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है, तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेन्ज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ, जो फी मांग रहा है, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी, ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।